जिस मुल्क की सेना के रग रग में पराक्रम है, जहां जवानों के जज्बे के आगे हर चुनौती घुटने टेक दे, उस देश की तरफ आंख उठाने की हिम्मत किसी दुश्मन में नहीं होती। भारत ने जल, थल और नभ में अपनी सुरक्षा चक्र इस कदर मजबूत कर लिया है कि इसे तोड़ना नामुमकिन सा है। भविष्य की चुनौतियों को भांपते हुए भारत अब अपने सुरक्षा चक्र को और मजबूत बनाने में जुटा है। समंदर में भारतीय नौसेना फ्रांस के साथ युद्धाभ्यास कर रही है। इस अभ्यास में समंदर की गहराइयों से लेकर आसमान की ऊंचाइयों तक शौर्य का प्रदर्शन किया जा रहा है। किर्गिस्तान में सेना की स्पेशल फोर्सेज अपने अद्भुत युद्ध कौशल का लोहा मनवाती हैं। वायु सेना भी अपने बेड़े में और फाइटर जेट और आधुनिक हथियार शामिल करने की तैयारी में जुट गया है। तो जल, थल और नभ में हिंदुस्तान का दम कैसे भरता हुआ देखा जा सकता है, वो आप देख सकते हैं। आसमान में हिंद के रक्षक कैसे देश की सेवा में दिन रात जुटे रहते हैं, वो भी तस्वीरें आपके सामने हैं। युद्धाभ्यास जब ये करने मैदान पर उतरते हैं, वो भी तस्वीरें ठीक आपके सामने हैं। देखिए, हिंद की सरहदों को महफूज रखने के लिए नौसेना इन दिनों फ्रांस के साथ एक मेगा युद्धाभ्यास को अंजाम दे रही है। वरुण युद्धाभ्यास में भारत और फ्रांस के एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल हुए हैं। युद्धपोत फ्रिगेट और फाइटर जेट्स के साथ इस एक्सरसाइज में समंदर की हर चुनौती से निपटने का अभ्यास किया जा रहा है। लहरों को चीरते समंदर की योद्धा, समंदर की गहराइयों से लेकर आसमान तक नौसेना का पराक्रम। फ्रांस के साथ साथ वरुण युद्धाभ्यास में हिंद की नौसेना की ये लड़ाके लहरों पर अपने अद्भुत युद्ध कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस युद्धाभ्यास में समंदर में दुश्मनों से मिलने वाली हर चुनौती का सामना करने का अभ्यास किया जा रहा है। कल से शुरू इस युद्धाभ्यास में समंदर की गहराइयों से लेकर अनंत आकाश की ऊंचाइयों तक सरहदों के लिए अभेद्य सुरक्षा चक्र बनाने की तैयारी हो रही है। दुश्मन चाहे आसमान के रास्ते साजिश रचे या लहरों के बीच, भारत और फ्रांस मिलकर दुश्मनों की हर साजिश को नाकाम करने के लिए तैयार हैं। ये युद्धाभ्यास कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इसी बात से लग जाता है कि इसमें युद्धपोतों के साथ पनडुब्बियां और फाइटर जेट्स भी शामिल हैं। भारत का एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत इस अभ्यास का हिस्सा बना है। फ्रांस की नौसेना अपने एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स डी गॉल के साथ इसमें शामिल हुई है। फ्रांस के राफेल एम फाइटर जेट, भारत के मिग 29K फाइटर जेट, डिस्ट्रॉयर युद्धपोत, नौसेना के फ्रिगेट युद्धपोत और स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी भी वरुण युद्धाभ्यास में शामिल की गई है। साल 2001 में दोनों देशों के बीच समुद्री साझेदारी बढ़ाने के मकसद से युद्धाभ्यास वरुण की शुरुआत हुई थी। इस साल वरुण युद्धाभ्यास का 23वां संस्करण चल रहा है। 22 मार्च तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास में समंदर की लहरों के साथ गहरे समंदर और हवाई क्षेत्रों में होने वाले टकराव से निपटने का अभ्यास किया जा रहा है। युद्धाभ्यास में राफेल और मिग फाइटर जेट के बीच हवा से हवा में संघर्ष का अभ्यास कर रहे हैं। आसमान में ताकतवर फाइटर जेट अपनी ताकत दिखा रहे हैं, तो समंदर की गहराइयों में एंटी सबमरीन वॉरफेयर का अभ्यास किया जा रहा है। समंदर की सतह पर एयरक्राफ्ट कैरियर और विध्वंसक युद्धपोत आपसी तालमेल के साथ दुश्मनों को हर मोर्चे पर परास्त करने का अभ्यास कर रहे हैं। इस अभ्यास के दौरान आधुनिक हथियारों के प्रयोग के साथ साथ युद्ध की आधुनिक रणनीतियों को भी अपनाया जा रहा है। बदलते वक्त के साथ समंदर में आने वाली चुनौतियों का स्वरूप भी बदला है। इस अभ्यास में दोनों सेनाएं आधुनिक तकनीक के दम पर नई चुनौतियों का सामना करने के लिए कमर कस रही हैं। वरुण युद्धाभ्यास समंदर में भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच बेहतरीन तालमेल का प्रमाण है। इस युद्धाभ्यास से दोनों सेनाओं को समंदर में अपनी ताकत परखने का मौका मिल रहा है। यह अभ्यास फ्रांस के साथ समंदर में और मजबूत होते सैन्य संबंधों की मिसाल भी बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
और चलिए अब बात भारत और किर्गिस्तान के बीच में चल रहे युद्धाभ्यास खंजर की कर लेते हैं। किर्गिस्तान में आयोजित दोनों मुल्कों के स्पेशल फोर्सेस का युद्धाभ्यास अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। 10 मार्च को इस युद्धाभ्यास का आगाज हुआ था और अब 3 दिन बाद 23 मार्च को इसका समापन होना है। युद्धाभ्यास में भारत के जांबाज किर्गिस्तान के सैनिकों के साथ मिलकर अपने शौर्य पराक्रम का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन है उस पराक्रम का जिसे भारतीय सेना के जाबाज इन दिनों किर्गिस्तान की सरजमी पर दिखा रहे हैं। ये मिसाल है उस शौर्य की जिसे हिंद के रणबांकुरे किर्गिस्तान के जवानों के साथ मिलकर कायम कर रहे हैं। दुश्मन के खिलाफ अपनी पुख्ता तैयारियों को दोनों मुल्कों के जाबाज मिलकर धार दे रहे हैं। किर्गिस्तान में चल रही खंजर एक्सरसाइज अब अपने समापन की ओर बढ़ रही है। 10 मार्च से शुरू हुई खंजर एक्सरसाइज 23 मार्च तक चलेगी। भारतीय दल का प्रतिनिधित्व पैराशूट रेजिमेंट के सैनिक कर रहे हैं और किर्गिस्तान दल का प्रतिनिधित्व किर्गिस्तान स्कॉर्पियन ब्रिगेड कर रही है। इस युद्धाभ्यास के दौरान भारत और किर्गिस्तान के सैनिकों ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ अभियानों की अपनी क्षमता को परखा है, उग्रवाद की समस्याओं से लड़ने में महारत हासिल की है, साथ ही विशेष बलों के संचालन में अनुभवों और सर्वोत्तम क्षमताओं का आदान प्रदान किया है। इस अभ्यास में स्नाइपिंग, जटिल बिल्डिंग इंटरवेंशन और माउंटेन क्राफ्ट के कौशल को विकसित करने का अभ्यास किया गया है। खंजर एक्सरसाइज का ये 12वां संस्करण है। भारत और किर्गिस्तान के बीच इस अहम एक्सरसाइज की शुरुआत 2011 में हुई थी। अपनी शुरुआत के बाद से खंजर एक सालाना ट्रेनिंग प्रोग्राम बन चुका है। ये युद्धाभ्यास बारी बारी से दोनों देशों में आयोजित किया जाता है। पिछला खंजर अभ्यास जनवरी 2024 में हुआ था। तब खंजर एक्सरसाइज के 11वें एडिशन का आयोजन हिमाचल प्रदेश के बकलो के विशेष बल प्रशिक्षण शिविर में हुआ था। खंजर एक्सरसाइज से न सिर्फ दोनों मुल्कों के संबंध गहरे हुए हैं, बल्कि रणनीतिक रूप से भी ये युद्धाभ्यास काफी अहम साबित हुआ है। दोनों देशों में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत और किर्गिस्तान की प्रतिबद्धता का दूसरा नाम बन चुका है खंजर एक्सरसाइज। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इंडियन एयरफोर्स अपने आप को लगातार अपग्रेड कर रही है ताकि समय के साथ बढ़ती चुनौतियों से आसानी से निपटा जा सके। वायुसेना वक्त के साथ दुश्मनों से सरहद को सुरक्षित रखने के लिए बड़ा प्लान बना रही है। वो बड़े स्तर पर हथियारों की खरीद करना चाहती है, वो भी स्वदेशी। इसका खुलासा रक्षा मंत्रालय की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में हुआ है। अब चीन और पाकिस्तान की हर साजिश होगी नाकाम। दुश्मनों को सबक सिखाने का वायुसेना ने कर लिया इंतजाम। हिंदुस्तान के उत्तर और पश्चिम में सरहदों को दुश्मनों से महफूज रखने के लिए वायुसेना अब अपनी ताकत को और बढ़ाने के लिए कमर कस रही है। चीन और पाकिस्तान की नकेल कसने के लिए वायुसेना अब अपने बेड़े में फाइटर जेट, टोही विमान और आधुनिक रडार की संख्या बढ़ाने जा रही है। रक्षा पर स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में एयरफोर्स ने साल 2025-26 में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, लो लेवल रडार और मिड एयर रिफ्यूल एयरक्राफ्ट खरीदने पर जोर दिया है। इसके साथ ही वायुसेना अपने मौजूदा सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स और एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करने की तैयारी में भी है। वायुसेना अब हवाई सुरक्षा में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। इस कोशिश के तहत फाइटर जेट्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर के साथ साथ हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाले हथियारों को स्वदेशी तकनीक से भारत में ही बनाया जा रहा है। हिंदुस्तान की वायुसेना भविष्य की चुनौतियों को भांपते हुए अपनी तैयारियां पुख्ता रखना चाहती है। रक्षा पर स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में भी इन्हीं तैयारियों का जिक्र है। अब वायुसेना फाइटर जेट्स और दूसरे आधुनिक हथियारों के साथ अपने बेड़े को इस कदर मजबूत कर लेना चाहती है कि
कि हिंदुस्तान के आसमान की तरफ दुश्मन आंख उठाने की हिमाकत न कर पाए। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए बात करते हैं देश के तटीय इलाकों की सुरक्षा के बारे में। भारतीय नौसेना ने बुधवार को ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तट पर सभी समुद्री सुरक्षा एजेंसियों के साथ तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच 2 शुरू किया। 2 दिनों का ये अभ्यास आज खत्म होगा। भारतीय नौसेना के अलावा भारतीय कोस्ट गार्ड और ओडिशा पुलिस के जवान इस अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। 32 किलोमीटर का ये पूरा कोस्टल लाइन है जिसकी सुरक्षा को मुस्तैद रखने के लिए ये अभ्यास किया जा रहा है। आपको बता दें कि सागर कवच अभ्यास भारत के तटीय राज्यों में आयोजित होने वाला एक संयुक्त समुद्री सुरक्षा अभ्यास है। इसका मकसद भारतीय तटों की सुरक्षा को मजबूत करना, तटीय क्षेत्रों में सुरक्षा एजेंसियों के बीच में तालमेल बढ़ाना है। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल, राज्य पुलिस, मरीन पुलिस, मत्स्य विभाग और दूसरी सुरक्षा एजेंसी हिस्सा लेती हैं। इस अभ्यास का आयोजन गुजरात, दमन-दीव, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप जैसे राज्यों में किया जा चुका है। ये प्रोग्राम ऐसा है कि ये जगतसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट का टोटल कोस्टल लाइन 42 किलोमीटर है, फ्रॉम केंद्रापड़ा टू पुरी। तो मेजर इम्पोर्टेंट वाइटल इंस्टीट्यूशंस, फिशिंग जेटीज, हार्बर्स एंड फिशिंग कम्युनिटी, ये सब लोग यहाँ रहते हैं। सारे इंडस्ट्रीज है, मान लीजिए आपको IOCL है जहाँ की बगल में फिशिंग कम्युनिटी है, फिशिंग हार्बर है ये नेवरी बंगला के पास में। उसमें कोस्टल सिक्योरिटी में जो अटैक है, इस अटैक को प्रिवेंट करने के लिए ये एक एक्सरसाइज है जिसको नेवल, कोस्ट गार्ड एंड उड़ीसा पुलिस सब मिलके कर रहे हैं। और चलिए अब बात मध्य प्रदेश में मनाए गए रंग पंचमी उत्सव की। रंग पंचमी को देवताओं की होली कहा जाता है। इंदौर में इस मौके पर गेर यात्रा निकलती है जिसमें शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। अक्सर आपने देखा होगा होली के बाद जगह जगह रंग बिखरा नजर आता है। सड़कों से लेकर शहर की दीवारें रंग जाती हैं। इंदौर में रंग पंचमी पर लोगों ने जमकर रंग खेला, मगर उसके बाद तुरंत सभी लोग नगर निगम के साथ सफाई अभियान में जुट गए। कहा जा रहा है कि गेर उत्सव और शोभा यात्रा के बाद दोपहर 3 बजे से ही नगर निगम की टीमें सफाई अभियान में जुट गई। इसी एटीट्यूड की वजह से इंदौर देश के सबसे साफ सुथरे शहरों में से एक है, लेकिन ये ऐसे ही मुमकिन नहीं हुआ है। इसके पीछे शहर के सफाई कर्मियों की कड़ी मेहनत और जनता की निष्ठा है। इसका ताज़ा उदाहरण देखने को मिला रंग पंचमी के मौके पर, जब ऐतिहासिक गेर यात्रा के बाद सफाई कर्मियों ने चंद घंटों में सड़कों को इस तरह साफ किया मानो यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। इस टीम ने कुछ ही घंटों में शहर को फिर से पहले जैसा बना दिया, यानी उत्सव भी और अनुशासन भी इंदौर में देखने को मिला। रंग पंचमी पर खूब बिखरे रंग। इंदौर ही नहीं, साईं धाम शिरडी में भी खूब उड़े रंग गुलाल। मौका रंग पंचमी का था, ऐसे में एक बार फिर से गली मोहल्लों, मंदिरों और सड़कों पर होली की रौनक लौटी। जहाँ एक और इंदौर के गेर जुलूस में लाखों लोग सड़कों पर रंगोत्सव मनाते दिखे, वहीं शिरडी साईं बाबा मंदिर में भी हजारों श्रद्धालुओं ने साईं बाबा के साथ रंग पंचमी मनाई। लेकिन सबसे खास रही इंदौर की परंपरा, गेर जुलूस की भी और स्वच्छता में नंबर 1 बने रहने की भी, क्योंकि इंदौर में जिस उत्साह और जोशो खरोश के साथ सदियों पुरानी परंपरा के तहत गेर जुलूस निकाला गया, उसी उत्साह के साथ शहर को साफ रखने की जिम्मेदारी भी निभाई गई। यहाँ गेर उत्सव के बाद जो रंग गुलाल और दूसरे सामान सड़कों पर बिखरे थे, उसे जुलूस खत्म होने के फौरन बाद इंदौर नगर निगम ने 1 घंटे से भी कम समय में सड़कों से हटवाकर उसे साफ सुथरा बना दिया। जितना भी रंग है और बाकी जो अन्य सामान यहाँ पे पड़ा है, उसको हम लोग 1 घंटे से भी कम के समय में चैलेंज लेके इसको सफाई करने का प्रयास करते हैं। 25 से ज़्यादा हमारी मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन्स लगी हैं यहाँ पर, प्लस अन्य जो डंपर और अन्य जो हमारी जेटिंग मशीन्स वगैरह डिप्लॉयड हैं। करीब 300 लोगों की एक विशेष टीम यहाँ पर काम कर रही है जो इसको सफाई करने पे काम कर रही है। इसके अलावा हमारी जो जोन्स की जो अन्य टीम है वो भी अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रही है, और हमारा प्रयास है कि हम 1 घंटे से भी कम समय में इसको पुनः पहले ऐसा रिस्टोर करें। इंदौर में रंग पंचमी पर निकाली गई गेर यात्रा में करीब 10 लाख लोग शामिल हुए थे।
जिससे गेर यात्रा मार्ग पर काफी कचरा इकट्ठा हो गया था। ऐसे में इंदौर नगर निगम ने अपनी टीमों को स्वच्छता मिशन पर लगाया और महज चंद मिनटों में ही पूरे गेर यात्रा मार्ग को साफ सुथरा बना दिया। इसमें नगर निगम के अधिकारी भी शामिल हुए। आपको बता दें कि स्वच्छता के मामले में इंदौर पिछले 7 सालों से देश का सबसे साफ सुथरा और स्वच्छ शहर है। ऐसे में नगर निगम की ये कोशिश लोगों को ये संदेश भी है कि इंदौर अपनी स्वच्छता की संस्कृति को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। धर्मेंद्र कुमार शर्मा, इंदौर, गुड न्यूज टुडे। महाराष्ट्र के सोलापुर में रंगपंचमी की रौनक कुछ अलग ही होती है। यहाँ इस खास मौके पर रंगों की बौछार के बीच में बैलगाड़ियों का जुलूस निकाला जाता है। सड़कों पर उत्साह उमंग साफ नजर आता है। मस्ती में लोग झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और पिछले लगभग 150 साल से रंगपंचमी का पर्व यहाँ इसी अंदाज में मनाया जा रहा है। होली का पर्व भले ही बीत चुका है, लेकिन होली का खुमार अभी पूरी तरह उतरा नहीं है। रंगों की फुहार, मस्ती का त्योहार और लगभग 150 साल की सभ्यता। महाराष्ट्र के सोलापुर में होली के बाद रंगपंचमी का पर्व कुछ इस अंदाज में मनाया गया। इस मौके पर सोलापुर की सड़कों पर बैलगाड़ियों का जुलूस निकाला गया, जिस पर सड़क पर मौजूद लोगों ने जमकर रंग उड़ाए। रंगपंचमी का ये पर्व यहाँ पीढ़ियों से ऐसे ही मनाया जाता रहा है। सड़क पर मौजूद लोग और बैलगाड़ियों में सवार लोग एक दूसरे पर रंग की बौछार करते हैं। सोलापुर की अलग अलग सड़कों से होता हुआ ये जुलूस आगे बढ़ता रहा। चौक चौराहों पर समा सतरंगी होता रहा। कहीं अबीर और गुलाल उड़ा तो कहीं फिजा में रंग घुलता रहा। लगभग 200 बैलगाड़ियां इस अनोखे और अद्भुत पर्व में शामिल हुई। होली के बाद रंगपंचमी का पर्व पिछले 150 सालों से सोलापुर में कुछ इसी अंदाज में मनाया जाता है। विजय कुमार, सोलापुर, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको लेकर चलते हैं वृंदावन, जहां होली के उत्सव के तुरंत बाद रंगनाथ मंदिर का 10 दिनों का ब्रह्मोत्सव चल रहा है। आज इस ब्रह्मोत्सव का चौथा दिन है। आइए आपको बताते हैं उत्सव के तीसरे दिन क्या क्या हुआ। वहां पारंपरिक तरीके से भगवान रंगनाथ की सवारी सोने से बने गरुड़ वाहन पर विराजमान होकर भक्तों पर आशीर्वाद बरसाने निकली। वृंदावन से होली का रंग उतरा भी नहीं है कि अब ब्रह्मोत्सव की भव्य शुरुआत हो गई है। भक्ति रस से सराबोर ये तस्वीरें इसी ब्रह्मोत्सव की हैं। शोभा यात्रा के तीसरे दिन भगवान रंगनाथ की सवारी सोने से बने गरुड़ वाहन पर विराजमान होकर भक्तों पर आशीर्वाद बरसाने निकले, तो वहीं भक्ति से सराबोर श्रद्धालु भी अपने आराध्य की सेवा और पूजा अर्चना में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। इस शोभा यात्रा को देखने के लिए वृंदावन की सड़कों पर सैलाब उमड़ आया। क्या बच्चे और क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं और क्या पुरुष, हर कोई ब्रह्मोत्सव के रंग में रंगा नजर आया। ऐसी मान्यता है हमारे यहाँ। श्री कांची में भगवान के एक अनन्य भक्त थे जो नित्य प्रति भगवान का दर्शन करने के लिए आते थे, पर कुछ स्वास्थ्य कारणों से उस दिन नहीं पहुंच पाए दर्शन के लिए। भगवान उनकी प्रतीक्षा करने के लिए, उनको दर्शन देने के लिए भगवान उनके घर पहुंचे और वहां दर्शन दिए। उसी लोक मान्यता के अनुसार जो है उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए आज हमारे जितने भी दिव्य देश हैं, उन सभी दिव्य देशों में जो है गरुड़ सेवा, जिस दिन भगवान की सवारी होती है उस दिन भगवान गोपुरम में उसी भाव को रखते हुए आज भी सब भक्तों को दर्शन देते हैं। ब्रह्मोत्सव, जिसके बारे में मान्यता है कि खुद ब्रह्मा जी ने ये उत्सव भगवान नारायण के लिए किया था, जिसे हर साल होली के तुरंत बाद बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। वृंदावन के रंगनाथ मंदिर का ये ब्रह्मोत्सव 10 दिनों तक चलेगा। इस दौरान भगवान रंगनाथ के कई अनुष्ठान देखने लोग पहुंच रहे हैं। हर एक दिन भगवान अपने सोने चांदी के बने अलग अलग वाहनों पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकल रहे हैं, ताकि यहाँ पहुंचा हर श्रद्धालु अपने भगवान के दिव्य दर्शन कर उनका आशीर्वाद पा सके। मदन गोपाल शर्मा, वृंदावन, गुड न्यूज टुडे।
और चलिए इसी के साथ बारी है आज की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI स्टोरी की। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और रोबोट इंसानी जिंदगी को ना सिर्फ आसान बना रहे हैं बल्कि मुश्किल हालात में साथी भी साबित हो रहे हैं। स्विट्जरलैंड की कंपनी RIVR रोबोटिक्स भी इसी मिशन पर काम कर रही है, जहां पैकेज डिलीवरी के काम में AI रोबोट्स इंसानों के लिए मददगार साबित होंगे। तो ये है माइलो। देखने में भले ही एक आम रोबोट लग रहा हो, लेकिन ये आम है नहीं, क्योंकि आपके घर तक हर छोटा बड़ा ज़रूरत का सामान डिलीवर कर सकते हैं। ये इंटेलिजेंट रोबोट रास्ते की अड़चनों को भी पहचानता है और उनसे बचकर निकलना भी जानता है। रूट मैपिंग सेंसर से लैस माइलो कभी रास्ते से नहीं भटकता। यहाँ एक डिलीवरी ट्रक का दरवाज़ा बनाया गया है और देखिए किस तरह माइलो सामान की डिलीवरी लेता है और लिखे गए पते के घर की तरफ कदम बढ़ाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, सही पते के साथ सही समय पर पैकेज की डिलीवरी करना माइलो बखूबी जानता है। देखिए इस वीडियो में कैसे माइलो सामान को हैंडओवर कर अगले टास्क की तरफ बढ़ जाता है। स्विट्जरलैंड की RIVR रोबोटिक्स कंपनी इस तरह के रोबोट्स विकसित कर रही है जिससे इंसानों को सुविधा हो सके। The driver will park, the driver takes care of whatever is inside the van, hands it over to the robot, and the robot goes, delivers it, comes back, and they go to the next location. And in meantime, the driver can either like sort packages in the back, they can do parallel deliveries, because a lot of these stops you have to go to multiple locations at once, or the driver can take a rest or chit chat with the neighbors. रोबोट और AI का दायरा इंसानी जिंदगी में बढ़ता जा रहा है। तकनीक का विकास इतनी तेजी से हो रहा है कि भविष्य में इसके जरिए ऐसे काम भी हो सकेंगे जिसकी शायद कल्पना भी नहीं की जा सकती। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी उन्हीं में से एक है। आज AI का दुनिया में डंका बज रहा है और माइलो जैसे रोबोट्स इंसानी ज़रूरतों को पूरा करने में मदद कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ साथ हमारी तमाम टीम्स को, PCR टीम को भी भूख लगी है, तो उन्होंने कहा है कि अच्छा सा खिला दीजिए। तो AI आज की लंच टाइम स्पेशल स्टोरी क्या है वो दिखाते हैं आपको। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से। देखिए आजकल 70 लाख रुपए की नौकरी पाना हर किसी का सपना होता है, लेकिन दिल्ली के रहने वाले एक शख्स ने 70 लाख रुपए की बैंक की नौकरी छोड़कर छोले कुलचे बेचना शुरू किया है। लेकिन ये छोले कुलचे हाथ से नहीं बने हैं, बल्कि वेंडिंग मशीन से आपको बने हुए मिलेंगे। इस मशीन को बनाने वाले सागर मल्होत्रा का दावा है कि देश की ये पहली ऐसी वेंडिंग मशीन है और पूरे देश में आपको कहीं पर भी ये देखने को नहीं मिलेगी। बड़ी बात यह है कि इस मशीन से बनाए छोले कुलचे ना सिर्फ स्वादिष्ट हैं बल्कि हाइजीनिक भी हैं और किफायती भी। छोले कुलचे यानी दिल्ली वालों का वो पसंदीदा डिश जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। कभी घर पर, कभी रेस्टोरेंट में, तो कभी सड़क किनारे रेहड़ी वालों के हाथों से बने छोले कुलचे का अपना ही स्वाद है। लेकिन अब उसी जायके को लेकर आ गई है एक वेंडिंग मशीन, जिससे निकलने वाले छोले कुलचे न सिर्फ स्वादिष्ट हैं बल्कि हाइजेनिक हैं और तैयार भी फटाफट होते हैं। इस यूनिक वेंडिंग मशीन को तैयार किया है सागर मल्होत्रा ने, जिनका आउटलेट चक दे छोले स्वाद के शौकीनों का नया डेस्टिनेशन बन चुका है। अगर आप खाने पीने के शौकीन हैं तो बहुत सारी जगहों पर अलग अलग तरह की चीजें खाई होंगी, और अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में छोले भटूरे, छोले कुलचे बहुत ही लोकप्रिय जो है सो डिशेस माना जाता है। लेकिन अब तक आपने हाथों से बनाते हुए छोले कुलचे तो देखा होगा, लेकिन पहली बार वेस्ट दिल्ली में जो है सो जो कुलचे हैं वो अलग अलग टेस्ट के वो वेंडिंग मशीन से निकलते हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं विकासपुरी के ऐसे ही एक आउटलेट पर। आप देख सकते हैं इसका नाम भी बड़ा पॉपुलर है, छोले कुलचे चक दे छोले। सागर मल्होत्रा कैम्ब्रिज ग्रेजुएट और पूर्व बैंकर रह चुके हैं, लेकिन दिल में कुछ अलग करने का जुनून भारत की पहली छोले कुलचे वेंडिंग मशीन के रूप में सामने आया।
सागर मल्होत्रा को इस वेंडिंग मशीन को तैयार करने में 1 साल का वक्त लगा। इस अनोखी वेंडिंग मशीन को बनाने का आइडिया सागर को कैसे आया, आइए उन्हीं से सुनते हैं। ऑथेंटिक टेस्ट मिलेगा, हाइजीनिक फूड प्रिपरेशन होगा और क्विक सर्विस होगी। इसको 1 साल में तकरीबन मैंने इसको तैयार किया और कस्टमर्स बहुत इसके स्वाद को पसंद कर रहे हैं। तो हमारे 2 आउटलेट खुल गए हैं, एक रजौरी गार्डन में है गुप्ता बीकानेरी के बाजू में, एक विकासपुरी में यहाँ पीवीआर रोड पे अपना ढाबा के बाजू में, और ऑनलाइन से भी हमारा काफ़ी काम चल रहा है स्विगी जोमेटो का। अब हम जयपुर और बेंगलोर जा रहे हैं। बेसिकली जो वेंडिंग मशीन है, वेंडिंग मशीन तो हमने खाने पीने की चीज़ों का आज तक ना देखा ना सुना, पहली बार सुना। ये आइडिया कैसे आया और क्या मशीन भी आप ही ने तैयार की? जी, तो वेंडिंग मशीन का मतलब ये है कि जैसे आप बटन देखेंगे तो लेस स्पाइसी, मीडियम स्पाइसी और स्पाइसी, सिर्फ बटन प्रेस करने होते हैं हमको, और उसी प्रोपोर्शन में आपके मसाले और हर चीज़, हर इंग्रेडिएंट, शोले, उसकी चटनी, मिर्ची पाउडर, सब कुछ उसमें गिर जाता है। वेंडिंग मशीन से बने छोले कुलचे की खास बात यह है कि इसमें सफाई और हाइजीन बनी रहती है। ग्राहकों के स्वाद के मुताबिक कम स्पाइसी, ज्यादा स्पाइसी छोले तैयार होते हैं। बड़ी बात यह भी है कि छोले तैयार करने में महज 1 मिनट का वक्त लगता है, जिससे समय की बचत होती है। आटे और मैदे दोनों तरह के कुलचे उपलब्ध हैं और वो भी किफायती कीमत पर। हम सुबह आके, जैसे एक वेंडिंग मशीन में कॉफी की वेंडिंग मशीन होती है, उसके अंदर हम मिल्क डाल देते हैं, वाटर डाल देते हैं, कॉफी बीन्स डाल देते हैं और शुगर डाल देते हैं। ऐसे ही हम सुबह आके हर चीज एक प्रोपोर्शन में इसमें सेट कर देते हैं और हमारा सॉफ्टवेयर इंश्योर करता है कि हमेशा लेस स्पाइसी, मीडियम स्पाइसी, स्पाइसी जब भी बटन दबे तो सेम क्वालिटी गिरे। और जितनी हाइजीनिक प्रिपरेशन से हम काम करते हैं अपनी किचन में, मुझे नहीं लगता कोई भी करता होगा, बड़ी से बड़ी ब्रांच। इनफैक्ट जो इसके मटर की बॉइलिंग है वो भी हम प्यूरिफाइड वाटर में करते हैं। 40 रुपए की हमारी 20 लीटर का टैंक आता है। दिल्ली में सागर द छोले के 2 आउटलेट हैं। पहली रजौरी गार्डन में, जहां से उन्होंने सागर द छोले की शुरुआत की, और दूसरी विकासपुरी में। अब उनकी योजना जयपुर और बेंगलुरु तक चखते छोले को ले जाने की है। आने वाले समय में सागर की योजना दिल्ली में 50 से अधिक आउटलेट खोलने की है। दिल्ली से मनोरंजन कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, ऐसे वक्त में जब जम्मू कश्मीर में शराब पर प्रतिबंध लगाने या ना लगाने पर बहस चल रही है, दक्षिण कश्मीर का शेख गुंड गांव जम्मू कश्मीर का पहला तंबाकू निषेध गांव बन गया है। और ये अनूठी उपलब्धि इस गांव के लोगों की बदौलत मिली है, जिन्होंने तंबाकू से संबंधित उत्पादों का सेवन और बिक्री बंद करने का एकमत होकर फैसला किया है। यह है दक्षिण कश्मीर का शेख गुंड गांव। छोटा सा गांव है, मगर इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहा है, क्योंकि यहाँ के लोगों की एक पहल लाखों युवाओं और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य संवार रही है। और इसकी झलक आपको इस गांव के हर चौक चौराहे, दीवारों और दरवाजों पर मिल जाएगी। दरअसल यहाँ के लोगों ने अपने गांव को नशा मुक्त करने की ठानी है, और न सिर्फ ठानी है बल्कि कर भी दिखाया। पिछले 3 महीने में इस इलाके में तंबाकू की खपत और बिक्री लगभग 0 हो गई है। जम्मू कश्मीर में जहां एक तरफ शराब पे पाबंदी लगनी चाहिए या नहीं, इस सवाल पे चर्चा गर्म है, वहीं दूसरी ओर एक ऐसा गांव भी है जहां शराब तो दूर की बात, तंबाकू के सेवन, इसके सेल पे उन्हें खुद ही पाबंदी लगा दी है। मैं बात कर रहा हूं शेख गुंड, जो एक छोटा सा प्यारा सा गांव है अनंतनाग जिले का। वहां के लोगों ने पिछले 3 महीने से एक मुहिम छेड़ी है, जिसके तहत गांव में तंबाकू का सेवन, सिगरेट या तंबाकू किसी भी किस्म का जो है बैन है, और उसके साथ साथ दुकानदारों ने भी उसकी बिक्री जो है बंद कर दी है। ये एक बहुत ही जबरदस्त मिसाल है सेल्फ रेगुलेशन की। नई पीढ़ी को नशे की लत से बचाने और आने वाली पीढ़ी को एक नशा मुक्त वातावरण देने के लिए यहाँ के लोगों ने एकजुट होकर अभियान छेड़ा है। जैसे ही आप अनंतनाग के इस खूबसूरत हिस्से की गलियों और उपनगरों में प्रवेश करते हैं, आपको हर जगह बैनर दिख जाएंगे जो गाँव को तंबाकू निषेध क्षेत्र बता रहे हैं। साथ ही यहाँ आने वालों से भी तंबाकू का सेवन न करने की अपील कर रहे हैं। यहाँ तक कि अगर आप यहाँ दुकानों में तंबाकू खरीदने जाएंगे तो वहाँ भी आपको ये नहीं मिलेगा।
पहले तो लोग भी हंस रहे थे और आसपास के गांव वाले भी हंस रहे थे कि ये कामयाब नहीं हो जाएंगे, बस ये एक शो डिस्प्ले कर रहे हैं। लेकिन यहाँ की लोगों की कमिटमेंट की वजह से बहुत सारे लोग सामने आए जो चेन स्मोकर्स थे और काफ़ी अरसे से सिगरेट स्मोक कर रहे थे, टोबैको पी रहे थे। तो उन्होंने जब खुलेआम यहाँ इवन जामे मस्जिद में इसका ऐलान किया कि हम इसको तर्क कर रहे हैं, तो इससे एप्रिसिएशन मिली, हमें इनकरेजमेंट मिली। तो फिर लोकल शॉपकीपर से रिलेटेड और नौजवान नस्लों ने यह अहद कर लिया कि हम इस पर पाबंदी लगाएंगे और अपने गाँव में कम से कम इसको आम नहीं होने देंगे, अपने गाँव में इसको बैन करेंगे। दक्षिण कश्मीर का ये गांव कई मायनों में एक मिसाल है, लोगों की एकजुटता का भी और नशे के खिलाफ प्रतिबद्धता की भी। जहां एनजीओ सरकार इसके बारे में बात करती है, कोशिश करती है कि तंबाकू के बारे में जो उसकी जो हैजार्ड्स हैं जिससे लोग जो है काफी ज्यादा बीमार होते हैं, लंग कैंसर और बाकी बीमारियां होती हैं, वहीं अगर लोग खुद ठान लें कि इसको जो है इस पे रोक लगनी चाहिए तो मुश्किल नहीं, नामुमकिन नहीं, और शेख गुंड के लोगों ने जो है ये साबित कर दिया है। यहाँ पर तारिक लोन के साथ मीर फरीद, श्रीनगर, गुड न्यूज टुडे। देखिए, जैविक खेती को बढ़ावा देने और किसानों को फसलों के दूसरे विकल्प उपलब्ध कराने के मकसद से हरियाणा के हिसार में 2 दिवसीय किसान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 6 फीट की लौकी से लेकर 10 किलो के कद्दू तक आकर्षण के केंद्र रहे। जो कहीं नहीं देखा वो यहाँ देखिए, 6 फीट लंबी लौकी, 10 किलो का कद्दू और गन्ने के जूस की कुल्फी भी। बस इतना ही नहीं, हिसार में आयोजित किसान मेले में और भी बहुत कुछ खास था, जिसे देखकर आप हैरान होंगे। और जब ये पता चलेगा कि ये कमाल किसानों ने जैविक खेती अपनाकर की है, तो हैरानी और बढ़ जाएगी। दरअसल चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय किसान मेला का आयोजन किया गया था। बुधवार को इसका समापन हो गया। इसमें हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत लगभग सभी राज्यों के किसानों ने हिस्सा लिया और अपने अपने खेतों में उगाए फसलों और सब्जियों की प्रदर्शनी लगाई। इसमें 6 फीट की लौकी के अलावा 10 किलो का भारी कद्दू भी लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा। जो कद्दू है ये देसी वैरायटी का है और प्योर देसी बीज है। जो इसकी सब्जी ना जैसे बनाते ना हम एक भाप के अंदर बन जाती है और इसकी सब्जी का टेस्ट जैसे हम हलवा खाते हैं वैसा इसका स्वाद आता है। तैयार इसको हमने जो हमारी जो प्राकृतिक खेती है, जो जैर मुक्त खेती कर रहे हैं हम 2014 से, उसके अंदर हम मल्चिंग का करते जमीन के अंदर है, जो हमारी धरती माँ है वो ठंडी रहे, जो सूर्य की जो किरणें हैं उससे भड़के ना, और उसके अंदर जो जमीन के अंदर जो गुणवत्ता हुई है, जो हमारे सूक्ष्म जीवाणु है उसके अंदर ये परिवेश करते हैं और उसके कारण बड़ी लाजवाब और बढ़िया बनती है और लंबा टाइम तक चलती है। जैविक खेती को बढ़ावा देने और किसानों को फसलों के दूसरे विकल्प उपलब्ध कराने के मकसद से हरियाणा के हिसार में 2 दिन तक चले इस किसान मेले में 6 फीट की लौकी और 10 किलो के भारी कद्दू के अलावा 10 किलो का शलजम, बड़ा प्याज, लहसुन, किन्नू और अमरूद की नई किस्में भी लोगों के आकर्षण का केंद्र रहीं। प्रवीण कुमार, हिसार, गुड न्यूज टुडे। देखिए, चीन की एक कंपनी ने दावा किया है कि उसने एक ऐसा चार्जिंग प्लेटफॉर्म बनाया है जिससे महज 5 मिनट में इलेक्ट्रिक गाड़ी को करीब फुल चार्ज किया जा सकता है और लगभग 400 किलोमीटर की यात्रा की जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो ईवी के क्षेत्र में क्रांति आ सकती है और लोगों का झुकाव और तेजी से इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ओर बढ़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों का विस्तार तभी हो सकता है जब पर्याप्त चार्जिंग की व्यवस्था हो, चार्जिंग कम वक्त में हो। तो गुड न्यूज ये है कि चीन की एक कंपनी ने ऐसा चार्जिंग सिस्टम बनाया है जिससे महज 5 मिनट चार्ज करने पर आप 400 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं। चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी BYD ने ही ऐसा अनोखा चार्जिंग सिस्टम बनाया है। कंपनी का मानना है कि जितना वक्त पेट्रोल भराने में लगता है उतने ही समय में आपकी कार करीब फुल चार्ज हो जाएगी। कंपनी ने इसे सुपर ई प्लेटफॉर्म नाम दिया है। ये सुपर ई प्लेटफॉर्म 1000 किलोवाट की पीक चार्जिंग स्पीड में सक्षम होगा। 1000 किलोवाट की चार्जिंग स्पीड टेस्ला के सुपर चार्जर से दोगुनी है। सुपर चार्जर में 500 किलोवाट तक की चार्जिंग स्पीड मिलती है।
फिलहाल नया चार्जिंग आर्किटेक्चर शुरुआत में 2 खास तरह की नई लॉन्च कारों के लिए होगा। हालांकि कंपनी पूरे चीन में ऐसी ही 400 से ज्यादा अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग यूनिट बनाएगी। अगर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री हो या चार्जिंग, इनके लिए बैटरी का विकास हो या फिर रिसर्च, सभी मामलों में चीन दुनिया भर के सभी देशों से काफी आगे है। अगर साल 2024 की बात की जाए तो चीन में 2024 में 1 करोड़ 9 लाख गाड़ियों की बिक्री हुई, जबकि यूरोप में 32 लाख, अमेरिका में 12 लाख और भारत में 19.5 लाख ईवीज की बिक्री हुई। अगर चार्जिंग स्टेशंस की बात की जाए तो अकेले चीन में 99.2 लाख चार्जिंग स्टेशंस हैं, जबकि यूरोप में 3.4 लाख, अमेरिका में 1 लाख और भारत में 12,146 चार्जिंग स्टेशन हैं। अगर दुनिया में बैटरी हिस्सेदारी की बात की जाए तो चीन की 66%, यूरोप की 15% हिस्सेदारी, अमेरिका की 10% है और रिसर्च में भी चीन आगे है। उसके आसपास कोई देश नहीं है। आपको बता दें कि BYD कंपनी की सहायक कंपनी FinDreams बैटरी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ईवी बैटरी निर्माता कंपनी है और दुनिया के 50 देशों और 200 से ज्यादा शहरों में अपनी मौजूदगी रखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, हनी सिंह हम सबके फेवरेट हैं, लेकिन उनका एक अलग ही अंदाज है जो इन दिनों देखने को मिला है। वो शिव भक्ति में लीन नजर आए हैं। उनके गानों पर पूरा हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया फिदा है, लेकिन उनका ये अंदाज भी सबसे जुदा है। देखिए, ये तस्वीरें तो हम आपको दिखाई रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे हनी सिंह भोले की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं और ये पहला मौका नहीं है जब वो शिव भक्ति करते हुए दिख रहे हैं। इससे पहले भी जब वो महाकाल लोक गए थे तो वहाँ पर भी शिव की भक्ति में लीन नजर आए थे। इन दिनों हनी सिंह मिलियनर टूर पर हैं और 22 मार्च को अपने फैंस के साथ 22 मार्च के दिन बेंगलुरु में मुखातिब होंगे। माथे पर चंदन, बदन पर काले वस्त्र, शिव भक्ति में लीन ये शख्स हैं मशहूर रैपर यो हनी सिंह। वो हनी सिंह जिनकी एक झलक पाने के लिए फैंस बेताब रहते हैं, जिनकी म्यूजिक एल्बम हो या फिर कॉन्सर्ट के टिकट, सब कुछ हाथों हाथ बिकता है। रैप की दुनिया में राज करने वाले हनी सिंह हरिद्वार के नीलेश्वर महादेव मंदिर में भगवान भोलेनाथ की भक्ति में डूबे नजर आए। हनी सिंह भगवान शंकर के बहुत बड़े भक्त हैं और वो अक्सर हरिद्वार आते रहते हैं। सनातन संस्कृति में अनादि और अनंत माने जाने वाले भगवान शिव से हनी सिंह का अलग ही नाता है। अपनी नशे की आदत से उबरने के लिए हनी सिंह भोले के भक्त हो गए हैं और अब वो खुद लोगों से नशे की आदत छोड़ने की अपील करते हैं। यहाँ भी उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर चलाए जा रहे नशा विरोधी अभियान की जमकर प्रशंसा की और लोगों को हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने की नसीहत दी। हर हर महादेव। मैं आपका अपना यो हनी सिंह। हमारे उत्तराखंड के CM साहब पुष्कर सिंह धामी जी ने बहुत अच्छा एक एंटी ड्रग्स और नशे के खिलाफ एक कैंपेन चलाया है, जिसके अंदर उत्तराखंड पुलिस, हरिद्वार पुलिस और सारे उत्तराखंड की पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन लगी हुई है कि युवाओं को कैसे नशे से दूर रखा जाए। हमारे हरिद्वार से SSP डवाल साहब इस पूरी मुहिम में जुड़े हुए हैं और सारे युवाओं से मेरा ये निवेदन है कि नशों से दूर रहे और आपका कोई यार मित्र अगर ये सब करता है तो उसको भी रोके। हनी सिंह ने भारतीय संगीत इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने लुंगी डांस, अंग्रेजी बीट, ब्राउन रंग, देसी कलाकार, लव डोज जैसे कई हिट गाने दिए हैं। उनके गाने आज भी हर फंक्शन में सुनने को मिलते हैं। लेकिन एक वक्त वो भी था जब वो खुद नशे की जद में थे, लेकिन जब उन्हें अपने ही गुनाहों का एहसास होना शुरू हुआ, मन में सुधरने की प्रेरणा प्रबल होने लगी और यहीं से शुरू हुआ उनके कमबैक का सफ़र। और आज म्यूज़िक इंडस्ट्री के OG रैपर यो हनी सिंह एक बार फिर म्यूज़िक चार्ट पर धूम मचा रहे हैं। लेकिन इस बार उनमें कामयाबी का अहंकार नहीं, बल्कि भोले की भक्ति में डूबे नजर आ रहे हैं। शायद इसी ईमानदारी ने, इसी साफगोई ने उन्हें स्टारडम के शिखर पर पहुंचा दिया है। मोदित कुमार अग्रवाल, हरिद्वार, गुड न्यूज टुडे।
आज पूरी दुनिया वर्ल्ड हैप्पीनेस डे यानी अंतर्राष्ट्रीय खुशी का दिवस मना रही है। अच्छी सेहत के लिए खुश रहना बहुत ज़रूरी है। मानसिक शांति के लिए और संतुष्टि के लिए खुश रहना कितना ज़रूरी है ये हम सभी जानते हैं। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस डे आज यही याद दिलाने की कोशिश करता है। एक आंकड़े के मुताबिक दुनिया में सिर्फ 2% लोग ही असल में खुश रह पाते हैं। इसके उलट दुखी होकर हम अपने मन तन दोनों का नुकसान करते हैं, अपनी सेहत को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए खुश रहना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। आज जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत को 118वां स्थान मिला है। 147 देशों की इस लिस्ट में भारत इस बार 118वें नंबर पर रहा। पिछली बार भारत इस लिस्ट में 126वें नंबर पर रहा था, यानी थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट जो है इस नंबर में, इस टैली में देखने को मिली है। जबकि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में फिनलैंड ने एक बार फिर से बाजी मारते हुए पहला स्थान वर्ल्ड हैप्पीनेस डे में हासिल किया है।